स्वागत है आपका एडवांस सीरीज के इस छठे लेक्चर में। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे वर्क पावर एनर्जी का, ताकि आप में बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जिनका नहीं हुआ है। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन की हेल्प से मैंने पूरा वर्क पावर एनर्जी कोशिश किया था कि आपको रिवाइज हो जाए, लेकिन आज कुछ और बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने HCV का हेल्प लिया है। HCV क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एक बार पहले सब लोग समझ लो क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद फिर अगला सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। पुली ब्लॉक सिस्टम को देखते ही पहला पॉइंट आपको क्या याद आएगा? हाँ, कंस्ट्रेंट रिलेशन। वेरी गुड। क्या था कंस्ट्रेंट रिलेशन? T डॉट A इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा T डॉट A इज इक्वल्स टू 0। पहला बात आपको याद रखना चाहिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन इसी बात से आया है, ये देखो मैं कॉन्सेप्ट यहां लिखते चलूंगा कि पुली ब्लॉक सिस्टम में जो धागा होता है उसमें जो टेंशन होता है, टेंशन इन स्ट्रिंग, वो इंटरनल फोर्स होता है। वो कैसा फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स। और किसी सिस्टम में जितने भी इंटरनल फोर्स हो, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है? 0। तो ये टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है? इंटरनल फोर्स। इसलिए वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है? 0 होता है। और क्योंकि टोटल वर्क डन बाय टेंशन 0 है, इसलिए आपको टेंशन की वजह से वर्क लिखने का जरूरत नहीं है पूरे सिस्टम पे, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो। और हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी? ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? बोलिए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं सबके कारण वर्क लिखिए। एंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी यहां समझने पे ध्यान दो, ठीक? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। सिर्फ आप लोग बनाइए, बाकी लोग 12th वाले सब लोग देखिए, अच्छे से समझिए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में कौन कौन आता है? mg kx। इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, बाकी नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन को अलग रखते हैं। ठीक है, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों ऐसे से किए? क्योंकि नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और mg kx को कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव वह फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। और कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, इसको बोलते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखने का ये दूसरा फॉर्म है, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी सिस्टम पर वर्क डन बाय नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन 0 हो, तो ये टर्म 0 हो गया। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी का चेंज 0 है। और कोई चीज का चेंज 0 है, इसका क्या मतलब? कि वो चीज कंजर्व है, कांस्टेंट है। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम बोलते हैं। इस बात को हम लोग MECT के नाम से जानते हैं। ये बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 1 kg का ब्लॉक है। ये 4 kg का ब्लॉक और ये 1 kg का ब्लॉक।
इस सिस्टम को यहां से रिलीज करती है, ठीक है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन सोन। आप चाहे तो सवाल भी लिख सकते हैं, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजिशन सोन। अब कह रहा है, मतलब रिलीज किया मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या समझोगे, 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। आगे कह रहा है and the block of mass 1 kg is found to have speed 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter। मतलब जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ गया, जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ गया तो इसका स्पीड कितना हो गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये मैं लिख देता हूं, द ब्लॉक 1 kg is found to have descended by 1 meter and having velocity at that instant as v is equals to 0.3 meter per second। सवाल है कि अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि इस 4 kg ब्लॉक और इस टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना होगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल, ठीक है। ये आपको भले बहुत दिन बाद वर्क फॉर एनर्जी देख के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, आसान सवाल है। चलिए एक एक बातों को चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुली ब्लॉक सिस्टम में आप टेंशन लिख लो। यहाँ पे ये टेंशन T इधर लगेगा, ये सेम धागा है, यहाँ टेंशन T ऊपर, यहाँ टेंशन T ऊपर, यहाँ टेंशन 2T नीचे, यहाँ टेंशन 2T ऊपर। यहां तक से कोई दिक्कत? अब देखिए, जब ये ब्लॉक यहां से यहां आया तो इस डिस्प्लेसमेंट को x कहेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन याद दिलाते हैं बचपन में, जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे। कैसे मैंने सिखाया था आपको, लड्डू खिलाने वाला तरीका याद है, लड्डू खिलाते थे, एक बार याद करते हैं। यहाँ टेंशन कितना है T, यहाँ टेंशन कितना है 2T। तो हम लोग कहते थे कि अगर ये A से नीचे जाएगा, ज्यादा टेंशन एक लड्डू, ये 2T है तो अगर ये A से नीचे जाएगा तो ये 2A से आगे जाएगा, क्योंकि इसके पास टेंशन इससे दुगुना कम है ना। रूल बेसिकली ये था कि टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये 2T into A हुआ तो ये T है, जिसमें एक्सेलरेशन कितना होगा 2A। इट मींस कि किसी इंस्टेंट पे अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है, उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2A होगा। इसका ये भी मतलब है कि जब ये ब्लॉक 1 मीटर यहां आ जाएगा तब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ठीक है। ज्यादा टेंशन एक लड्डू, कम टेंशन दुगुना, तो सारे काइनेमेटिकल पैरामीटर्स के लिए दुगुने होंगे। आगे चलिए, जब ये 1 मीटर नीचे आया तब इसका वेलोसिटी कितना है 0.3, इसका वेलोसिटी कितना होगा 0.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इस सिस्टम पे किसने किसने वर्क किया होगा, और आपको इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करना है, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन के बारे में। ये कैसा सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम। तो टेंशन तो वर्क करेगा नहीं, इंटरनल फोर्स होगा। नॉर्मल बहुत रेयर केस में वर्क करता है, मैक्सिमम 99% केस में नहीं करता है। यहां भी जैसे देखिए, इस टेबल की वजह से नॉर्मल तो ऊपर लगेगा, यही लगेगा ना नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा है, तो कोई वर्क होगा क्या, नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होता है तो वर्क 0 होता है। फ्रिक्शन की वजह से होगा, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन अगर पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि स्लिप कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है म्यू के इनटू एन। म्यू के हम लोग को निकालना है, और एन यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ है, mg नीचे होगा 40, ठीक है, ये हो गया।
बस वर्क एनर्जी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ मैं एक लाइन में लिख देता हूँ आंसर। नॉर्मल की वजह से कोई वर्क नहीं, टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा सिर्फ कितना वर्क होगा, तो फोर्स कितना है म्यू के इंटू 40 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और दोनों अपोजिट में, फोर्स देखिए इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क कितना होगा -80 म्यू के। बोलो ठीक है, and work is equals to change in mechanical energy। इसकी वजह से नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन की वजह से work is equals to change in mechanical energy का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखिए माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा, ग्रेविटेशन वाला, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पुली ब्लॉक सिस्टम में आप चाहो तो जो इनिशियल पोजीशन था उसको आप जिगजैग से भी रेफरेंस ले सकते हो। इनिशियल पोजीशन को आप जिगजैग से भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे हम मान के चले तो ऐसे हम रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसे रेफरेंस कभी लिए हो, ऐसे भी चाहो तो आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। इस ब्लॉक का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे 0, इस ब्लॉक का भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। चलिए लिखते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और फाइनल का मतलब फाइनल काइनेटिक भी लिखना है, पोटेंशियल भी लिखना है, पूरे सिस्टम का लिखना है। फाइनल का मतलब ये वाला पोजीशन, ये जब यहाँ है और ये वाला यहाँ है, पहले काइनेटिक लिख लो। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ इंटू इसका मास 1 इंटू v स्क्वायर 0.09। ये इसका काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 मास है इंटू 0.36 काइनेटिक एनर्जी हो गए। पोटेंशियल एनर्जी चलिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 0 क्योंकि रेफरेंस पे है, ये रेफरेंस से नीचे आ गया, रेफरेंस से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh लिखते हैं, ऊपर चला जाता है तो नीचे आ गया तो माइनस mgh। तो माइनस इसका मास है 1, g का वैल्यू 10 इंटू हाइट 1 मीटर, ठीक है। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिख दी, इसमें किसी को दिक्कत, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिखे इनिशियली 0, दोनों रुका हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये भी रेफरेंस पे, ये भी रेफरेंस पे 0, तो लिखने का जरूरत नहीं। सॉल्व कर दीजिए। देखो ये कितना होगा 0.09/2 और ये कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। -80 म्यू के इज इक्वल्स टू, ये खुद से नहीं सॉल्व कर दोगे आप लोग, कर लेंगे ना, 0.045 और ये हो जाएगा प्लस 0.72 -10, ये जगह -80 म्यू के इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होगा तो 0.765 है ना, -10, तो -80 म्यू के इज इक्वल्स टू -0.235, ठीक है। तो म्यू के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.235/80। तो अगर मैं इसको 4/24 के आसपास मान लूं, चलिए 8 से 10 बार में 8 से 0.08 दिया, जो पॉइंट वही देते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा। कहाँ माइनस गलत है, अच्छा यहाँ क्या होगा 9.23, तो पॉइंट था, ये पॉइंट नीचे चला गया, ये 1000 हो गया, 1 0 इसके और बचेगा, ये 0, 8 जो बचा उसको 8 से काटिए, तो 8 से कटेगा ये 8 एकम 8 है 12, 8 फिर से एक बार में 4 43, 8 पंच 40 35, 8 चौके 32, और ये 10,000 से करेंगे तो म्यू के का वैल्यू हो जाएगा 0.115। देखिए शायद यही आंसर होगा, ठीक है। आगे सब लोगों का आंसर, इसको लिखिए सही से, और फिर इसके बाद कौन सा सवाल करना है 36, HCV का 36 नंबर सवाल।
अब ये मैंने एक जान करके ऐसा सवाल उठाया फिर से जिसमें कि बहुत सारी बातें आपका रिकॉल हो जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगे, ठीक है, दिमाग घूमे, थोड़ा टकराए, ठीक, फिर भी मजा आता है। अच्छे से समझिए, जो भी डाउट हो पूछिए हमसे, ठीक है, और इनको समझ में आ जाओ फिर वो 36 कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। 36 नंबर सवाल क्या है कि एक ट्रैक है इस तरह से और ये ट्रैक फ्रिक्शन लेस है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस पॉइंट की ऊंचाई है 1 मीटर, और यहां पे एक ब्लॉक है कितने मास का, बस ए एक ब्लॉक है, इसका मास नहीं दिया हुआ है तो हम लोग m मान लेते हैं, और कह रहा है कि इसको हम लोग स्लाइड करवा के यहां से रिलीज कर दिए, तो यहां पे इसको रिलीज कर दिया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो गया 0, ठीक है, ये इस तरह स्लाइड किया, ये हाइट है 0.5 मीटर। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि ये स्लाइड करके यहां से आएगा, यहां पहुंचेगा, यहां इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, क्वेश्चन ये पूछा नहीं कि वेलोसिटी कितना होगा, मैं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी कितना होगा, और उसके बाद ये यहां से कूद करके प्रोजेक्टाइल पाथ में यहां गिरेगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये x कितना होगा, अगर यहां वेलोसिटी निकल जाए तो ये x निकालना हमारे लिए बहुत आसान बात होगा, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हैं। ये मैं यहां रिकॉल कर देता हूं कि अगर कोई टावर है और इस टावर से कोई पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका जाए, h हाइट के टावर से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, तो वो यूं करके यहां जाके गिरता है, टाइम कितना लगता है √2h/g, और ये डिस्टेंस x कितना होता है v into t, x कितना होता है v into t, तो v निकल जाए तो हम लोग काम बन जाएगा। अब जब ये पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है, हम लोग लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम दूसरे फॉर्म में, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नॉर्मल वर्क नहीं करेगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, टेंशन है ही नहीं, और ये ट्रैक कैसा है फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, तो कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, मतलब इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या लिखने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मतलब यहां पे ए पे, और फाइनल हम लोग लेंगे बी पे। ए पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट ए मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, रिलीज किया है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, तो mg और h का वैल्यू कितना है 1, काइनेटिक एनर्जी एट b हाफ mv², p निकालना हम लोग को, पोटेंशियल एनर्जी एट b हाइट कितना है 0.5, तो mg into 0.5, पहले तो m सब जगह से कट गया, 0.5 मतलब g/2, ये भी g, तो g - g/2, g/2 ही हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो v हो जाएगा √g, v कितना हो जाएगा √g, मतलब 3.14 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी पूछता तो ये आंसर हो जाता। आपसे x पूछा है, पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो t कितना हो जाएगा √2, h का वैल्यू 0.5 बाई g, तो टाइम हो गया 1/√g, टाइम कितना हो गया 1/√g, और x कितना है v into t, तो वेलोसिटी कितना है √g, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है √g, और टाइम कितना है 1/√g, दोनों कटा कट के कितना हो गया ये 1 मीटर, तो x कितना हो गया 1 मीटर। आगे सब लोगों को समझ में आस्था
उसे बन गया। इसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 37, बनाइए सब लोग 37। तो जल्दी से 37 समझ लें, आसान सवाल है, सब लोगों का बन गया है, बहुत अच्छी बात है। 37 नंबर सवाल है कि एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन ये कर्वी इंक्लाइंड प्लेन है, ये सीधा सीधा लाइन नहीं है, कैसा है, कर्व है। और कह रहा है कि इसके आगे जो सरफेस है, यहां तक तो ये स्मूथ है, यहां तक ये क्या है, स्मूथ, यही ना, हाँ, लेकिन इसके आगे जो है वो क्या है, फ्रिक्शन है। इधर क्या है, फ्रिक्शन, ये A है और ये B है, और B से आगे फ्रिक्शन है, जिसका काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है कितना, 0.2। कह रहा है कि अगर हम लोग एक ब्लॉक को जिसका कि मास है 1 kg, इसका मास कितना है 1 kg, इसका मतलब इसका वेट कितना होगा 10 न्यूटन, mg का वैल्यू, मतलब g का वैल्यू 10 लेना है इसको यहां से रिलीज कर दिए तो ये यहां आएगा, यहां पहुंच के इसका कुछ वेलोसिटी होगा। एक बात अभी याद रख लीजिए, याद से सुनिएगा सब लोग, अगर किसी स्मूथ ट्रैक से कोई ब्लॉक को रिलीज किया जाए और ये ब्लॉक जब इस ट्रैक पे पहुंचता है नीचे में, तो इसका वेलोसिटी √2gh होता है। चाहे ये ट्रैक ऐसे हो, चाहे सीधा हो, चाहे ट्रैक के जगह एक धागे से बंधा हुआ पार्टिकल हो, उसको भी h हाइट से रिलीज करोगे तो नीचे आता है, तो वेलोसिटी कितना होता है √2gh। रीजन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कोई फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा है, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन ये सब है ही नहीं, नॉर्मल तो है लेकिन वर्क नहीं कर रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है h, mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया mgh, जब यहां पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो किसी को रेफरेंस मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो v कितना होता है √2gh, ये याद रखना है। तो यहां से लोग v तुरंत लिख देते हैं, h था 1 मीटर, h कितना था 1 मीटर, t हो जाता √20 मीटर पर सेकंड, √20 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि इसका स्लिपिंग टेंडेंसी आगे होता तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा, कितना -μk × mg, मतलब -μk का वैल्यू तो 0.2 हो गया और mg कितना है 10, मतलब -2 न्यूटन। ये आगे बढ़ेगा और कुछ दूर जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्टेंस कितना है x। फिर से लिखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नॉर्मल इस केस में भी कोई वर्क नहीं करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, टेंशन है नहीं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क कितना होगा, अच्छा ये माइनस क्यों लिख रहा है, एरो तो दिखाई दिए देना, तो फ्रिक्शन हो गया 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, वर्क कितना हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ और यहाँ पे सेम ही है, रेफरेंस है, कोई चेंज नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ½ × m × v², 23, ये 2 से 10 बार भी कर दिया, माइनस माइनस कट जाएगा और m तो 1 है, तो m का वैल्यू भी 1 रख लीजिए, तो x कितना हो जाएगा 5 मीटर, है ना। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करना है 39। 39 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। 39 नंबर सवाल है कि एक टेबल है, बन गया 39, चलिए बढ़िया बात है। एक टेबल है, इस टेबल पर एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M overhangs on a horizontal table with its 2/3 on the table। मतलब ये एक चेन है और इस चेन का 2/3 पार्ट
टेबल पर है, बाकी 1/3 कहाँ है? नीचे। ये 1/3 L/3, ठीक है। The coefficient of friction between the table and the chain is mu. इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? mu. Find the work done by friction during the period the chain slipped off the table. Work done by friction बताना है during the period the chain slips off the table. कितने लोगों से ये बना? 2-3 लोगों से। चलिए इसका डिस्कस करें, समझे इस सवाल को। आप मान लो कि किसी इंस्टेंट पर इस चेन का x लेंथ लटक रहा है। कितना लटक रहा है? x लेंथ, ठीक है। तो इधर में कितना होगा? L-x। आप उल्टा भी मान सकते हैं, आप चाहो तो उल्टा ही मान सकते हैं। आप इधर x मान सकते हैं, इधर L-x, ठीक है। चलो यही मान लेते हैं, या यही मानेंगे कि कैसा मानेंगे? ऐसे ही, ठीक है। तो ये L-x, ठीक है। यहां तक इतना पार्ट जो है, जो चेन का यहां पे है, इसका मास कितना होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ पहले देते हैं, m/l हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू L-x, ये हो गया मास इनटू g, ये हो गया वेट। और इतना ही नॉर्मल ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा जब ये स्लिप करेगा इधर? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू इनटू n, और n का वैल्यू कितना लिखोगे? m/l इनटू L-x इनटू g, ठीक है। याद है? कोई दिक्कत? अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये dx अगर आगे बढ़ेगा तो ये भी dx आगे बढ़ेगा, बोलो। तो वर्क क्या लिखोगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फोर्स लग रहा है म्यू m/l इनटू L-x इनटू g इनटू dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? अब खाली इसी क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। लिमिट किसके लिखना है? x के लिए। वेरिएबल यहां पे क्या है? x। x के लिए लिमिट लिख दीजिए। x की इनिशियल वैल्यू क्या है? वो गेट लगा दीजिए, तो वो गेट लगा दीजिए। x का इनिशियल वैल्यू, x क्या है? ये लेंथ। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा? L/3, और फाइनल वैल्यू क्या होगा जब पूरा का पूरा आ जाएगा? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। देखिए इंटीग्रेशन ध्यान से, माइनस म्यू mg तो बाहर आ गया, L dx का इंटीग्रेशन होगा, L बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे L माइनस L/3, तो 2L/3, ठीक है। x फिर माइनस है, माइनस x dx, x²/2, तो पहले ये पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? L² माइनस L²/9, सुनो पहले, L² माइनस L²/9, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8L²/9, और नीचे 2 भी था तो 4L²/9। ज्यादा अपच नहीं ना हो गया? ठीक है, इतना तो चलता है। लिखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg 2L²/3 माइनस 4L²/9, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg इनटू 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, 3 से 3 6L² माइनस 4L², 2L²। ये आंसर हो जाएगा माइनस क्या? डिवाइडेड बाय L भी था 5 वोल्ट। कहाँ L भी था? अच्छा ये एक L भी था, तो ये एक L से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो एक L निपट जाएगा, तो माइनस 2 म्यू mg L/9, ठीक है।
अगर मैं इसी सवाल में एक बात और पूछ लूं आपसे कि इनिशियली ये चेन इस कंडीशन में था, कुछ में मैं ये भी पूछ रहा हूं कि इनिशियली द चेन was in this condition, find velocity of chain when it completely slips off the table. जब ये completely टेबल से स्लिप कर जाएगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसी प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। तो इसका आधा भाग मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई इसमें नॉर्मल तो वर्क करेगा नहीं, टेंशन है ही नहीं, फ्रिक्शन वर्क करेगा और वो कितना वर्क करेगा वो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और वेलोसिटी निकालिए। इनिशियली रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगा, ठीक। लगाओ, देखो लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। चलिए देखिए, देखो पहले यहां समझो, पहले जब इस कंडीशन में, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, पोटेंशियल एनर्जी है। उसके लिए आप पहले रेफरेंस लीजिए, तो आप इसी हॉरिजॉन्टल को क्या मान लीजिए, रेफरेंस। और इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका होता है, कोई भी जब इलॉन्गेटेड बॉडी होता है तो उसका मिडिल पॉइंट लेते हैं, और अच्छे टेक्निकल भाषा में कहें तो सेंटर ऑफ मास लेते हैं। इस चेन का सेंटर ऑफ मास जो है रेफरेंस के नीचे, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस इसका मास, इतने पार्ट का मास, तो इसका लेंथ L/3 है, तो मास कितना होगा, m/3 इनटू g, mgh हाइट, इसके सेंटर ऑफ मास से इसका हाइट कितना होगा, L/6, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस mgL/18। इनिशियल केस हो गया। फाइनल केस में डायग्राम बनाएंगे, ये बना देते हैं। फाइनल केस में ये चेन पूरा यहां दिखेगा आपको, इसका वेलोसिटी v हम लोग को निकालना है। रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आधा पार्ट में रेफरेंस कुछ और लिया, आधा पार्ट में कुछ और, रेफरेंस सेम ही रखना। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, अब पूरा का पूरा मास नीचे है, ये लेंथ होगा L/2। अब जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसको आप कहेंगे हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस mgL/2। और हम लोग लगाएंगे कि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन कितना होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नॉर्मल टेंशन कोई वर्क कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वर्क हम लोग निकाल चुके हैं, -2 म्यू mgL/9 is equals to change in mechanical energy, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ये होगा माइनस mgL/2 प्लस हाफ mv², ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इनिशियल में केवल 0 है, माइनस ये हो जाएगा प्लस mgL/18। सबसे पहले तो m सब जगह है, उसको निपटा दीजिए, ये m m m m कट गया, ये मैंने L² को लिखा है, हाफ mv² होगा ना। चलिए सॉल्व करने के लिए ये रखा हुआ है GL/18 और ये लिखा हुआ माइनस GL/2। एलसीएम लेंगे तो 2 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा 9 बार में, तो -9GL प्लस GL -8GL/18 मतलब -4GL/9, और इधर भेज देंगे तो 4GL/9 हो जाएगा, और ये -2 μGL होल बाय 9 इज इक्वल्स टू हाफ v²। इन दोनों में 2GL कॉमन है, तो बचेगा 2 माइनस म्यू, और ये 2 इधर भी आ जाए तो 4GL/9 इज इक्वल्स टू v², तो v हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ चेन and it completely slips off the table।
का जो आखिरी सवाल होगा वो कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर बताइए। इसमें स्प्रिंग भी आ जाएगा, इंक्लाइन प्लेन भी आ जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग 43 तक पहुंच गए। तो वर्क पावर एनर्जी में जितनी बातें आपको सीखनी है वो आप सीख जाओगे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 43 शुरू करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री। 37 है? हाँ 37। It shows a spring fixed at the bottom end of an incline of inclination 37 degree। यहां पर एक स्प्रिंग फिक्स्ड है इस तरह से। A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring। इस स्प्रिंग से यहां से 4.8 मीटर अवे 4.8 मीटर की दूरी पर एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहां से स्लिप करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस ब्लॉक का मास 2 kg, ये m कितना है? 2 kg। The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline। ये ब्लॉक आता है और ये ब्लॉक आकर के इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। कितना कंप्रेस करता है? 20 सेंटीमीटर। कितना कंप्रेस करता है? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इतना कंप्रेस करके ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। तब तक स्प्रिंग कंप्रेस रहेगा। जैसे ये रुकेगा स्प्रिंग उसको धक्का देगा और फिर ये ऊपर राइज करेगा। तो उस केस का डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। ये 37 डिग्री, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड और फिर यहां से ये ब्लॉक जो है ऊपर राइज करेगा। इसका वेलोसिटी 0 है। यहां से ये ऊपर जाता है। कितना मीटर ऊपर जाता है? 1 मीटर। एंड देन रिबाउंड्स अप टू अ डिस्टेंस 1 मीटर अप द इंक्लाइन। यहां तक जाएगा और यहां जाके इसका वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको दो चीज निकालना है कि ये जो ब्लॉक है और ये जो प्लेन है इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना है और ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है। दो केस है इसलिए मैंने दो डायग्राम बनाया इसमें। इस केस के लिए इसको आप इनिशियल पोजीशन समझेंगे और इसको जब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा तो इसको आप फाइनल पोजीशन समझेंगे। ठीक है, ये इस ब्लॉक का फाइनल पोजीशन होगा, ये इस ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन होगा। इस केस के लिए इस पोजीशन को आप इनिशियल और इस पोजीशन को फाइनल समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन लिखे इक्वेशन। ये देखिए ये ब्लॉक यहां था, यहां पर हम लोग प्रेफरेंस मान लेते हैं इसी को। इस केस के लिए, इस पहले केस के लिए जब लिख रहा है तो इसी को मैंने रेफरेंस मान लिया और फाइनली यहां आ गया। तो इन दोनों के बीच हाइट कितना है ये निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? तो ये 4.8 है प्लस 0.2 5 हो जाएगा और ये एंगल है 37 डिग्री। तो अगर ये 5 है तो ये लेंथ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 मीटर। तब ना साइन 37 3/5 होता है। ठीक है, तो चलिए यहां और यहां हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। कौन कौन से
साइन 37 3, ठीक ठीक सॉरी साइन तो ये होता है ना 3/5, हम साइन इसको लिख रहे थे, साइन 37 3/5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल, उसके वजह से वर्क तो होने से रहा, फ्रिक्शन वर्क होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन ब्लॉक इधर स्लिप करे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा म्यू एन, एन होता है mg cos थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा म्यू mg हो गया 20 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 37, तो cos 37 होता है 4/5, ये हो जाएगा 16 म्यू, ये फ्रिक्शन रहेगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ब्रैकेट बन जाता है, और इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। अच्छा मैंने इसको ऑलरेडी इसको रेफरेंस मान लिया, ठीक है। तो नॉर्मल की वजह से कोई वर्क नहीं, टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं है ही नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा। जब ये ब्लॉक यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 5 मीटर, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 16 म्यू, अपोजिट है तो माइनस 16 म्यू का वर्क होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी रिलीज किए थे देखिए 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस पोटेंशियल दो होंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल भी, इस रेफरेंस से नीचे है इसलिए लिखेंगे माइनस mgh, और h कितना है 3, वैल्यू के साथ लिखते जाए क्या, वैल्यू के साथ लिखते जाते हैं, mgh है तो वैल्यू के साथ ही लिखते चलिए, माइनस m हो गया 2, g हो गया 10, h हो गया 3, तो माइनस 60। ये फाइनल पोटेंशियल लिख रहे हैं, यहां पर जब ये आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल लिख दिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो हाफ k x स्क्वायर, x कितना है 0.2, उतना वो कंप्रेस हुआ, उसका स्क्वायर 0.04, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 था वहीं पे था, और स्प्रिंग भी रिलैक्स था तो इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इक्वेशन बन गया माइनस 16 म्यू, अच्छा 16 म्यू इंटू 5 80 म्यू होगा, सॉरी 80 म्यू था ये, अच्छा हम तो बोले थे लेकिन 80 म्यू हमको याद आ रहा है, प्लस ये 0.02 इंटू के, देखिए ये एक इक्वेशन हो गया ना म्यू और के में, है ना, ऐसा ही एक इक्वेशन यहां लिखेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर देंगे, याद चलिए ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, लिखिए फिर से इक्वेशन, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। नॉर्मल टेंशन तो कोई वर्क नहीं करेगा, फ्रिक्शन करेगा, इस बार ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर, फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे साइड, mg cos थीटा, यहाँ कंफ्यूज होता है सब, नीचे साइड तो mg sin थीटा लगता था, इधर में आपने mg cos थीटा कैसे लिख दिया, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अब जो इधर लगेगा वो mg cos थीटा होगा, फ्रिक्शन तो था म्यू इनटू n, mg cos थीटा नहीं भाई, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। और बाकी वो mg sin थीटा वाला जो mg वाला लगता है वो लगता ही रहेगा, उसको हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि पोटेंशियल तो लिख ही देते हैं उसके बदले ना। तो नॉर्मल टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा, कितना नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अच्छा ये वैल्यू भी लिख देते हैं, तो mg ये तो उतना ही हो जाएगा 16 म्यू, ये हो जाएगा 16 म्यू इनटू -1 तो -16 म्यू। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसी को रेफरेंस मान लें क्या, मान लेते हैं इसी को रेफरेंस, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 क्योंकि ये ब्लॉक यहां पहुंच चुका है, स्प्रिंग भी रिलैक्स हो चुका है। अब चलिए इनिशियल,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ब्लॉक रुका हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दीजिए, तो ये सब जीरो लिखने रहते हैं। माइनस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि 0.04 है, एक्स तो हम लोग को पता है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हाइट कितना होगा, ये 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 0.3, ये 0.4, तो माइनस m हो गया 2, g हो गया 10 और हाइट हो गया 0.3, और माइनस क्यों लिखे, रेफरेंस के नीचे। अच्छा 0.6 और 0.8 होगा, ठीक है, कितना आज गड़बड़ी कर रहे हैं मतलब हम लोग नहीं, हम आप लोग कितने एकदम होशियारी से एकदम सही कर सकते हैं, थैंक यू। चलिए अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -16 म्यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -0.02 k, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -12, ये दूसरा इक्वेशन। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो इधर में -80 म्यू, वो -16 म्यू, कितना हो जाएगा, -96 म्यू, और ये -60 और वो -12, -72, बाकी ये दो तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, म्यू का वैल्यू बर 6 के 72, प्लस 12 होगा ना वहाँ पे, कहाँ, 16 अच्छा ये माइनस प्लस 12 होगा, प्लस 12, ये -60 प्लस 12 -48, तो 1/5, 0.5 हो जाएगा म्यू का वैल्यू। चेक कर दो भाई यही आंसर है कि नहीं, आज इसमें बहुत गलती हुआ है, सही है ना। और म्यू की वैल्यू 0.5 इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -40, ये इसको दे दो +60 इज इक्वल्स टू 0.02 k, तो ये जगह 20, 2 से कटा 4 बार में, k हो जाएगा 400, देख लो यही आंसर है ना, 400 के 100, अच्छा ये हो गया 20 बटा 0.02, तो पॉइंट उड़ाए तो 2 जीरो ऊपर, 2000 में से 2 घटा 1000, छी 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 छी, जब पता नहीं क्या खा के आए हैं, 1000 न्यूटन पर मीटर, ये 20/0.02, ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें, पक्का। अच्छा ये सवाल कितने लोगों से बता था, 2 लोगों से, चलिए वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग से वर्क और एनर्जी क्वेश्चन धूमधाम से बन जाएंगे, जितना बात आपको जानना चाहिए था, सीखना चाहिए था, कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, उतना कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, ठीक। अब प्रैक्टिस कीजिए, वर्क और एनर्जी के HCV कम से कम वापस से रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, 50 तक उसमें वर्क और एनर्जी क्वेश्चन है, बाकी वर्टिकल सर्कल के हैं, सर्कुलर मोशन के, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।